अगर हम पंजाब की हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो एक वक्त ऐसा भी था जब इस ज़मीन पर एक पावरफुल राज था जिसे दुनिया सिख राज या सरकार खालसा के नाम से जानती थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेट नहीं था, बल्कि एक ऐसी पावर थी जहां डिसिप्लिन, जस्टिस और रिलीजियस टॉलरेंस एक साथ एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ये एम्पायर एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे लगभग 200 साल की स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और ट्रांसफॉर्मेशन छुपा हुआ है। वेलकम टू द अनसीन ऑर्डर। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिसने उन्हें देखा है वो उन्हें मानता है, और जिसने नहीं वो सिर्फ सुनकर समझने की कोशिश करता है। और आज का टॉपिक है राइज ऑफ सिख एम्पायर। इस कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी के पंजाब से। उस वक्त नॉर्थ इंडिया काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। दिल्ली सुल्तानेट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था और जल्द ही मुगल एम्पायर राइज करने वाला था। सोसाइटी में कास्ट डिवीजन स्ट्रॉन्ग थे और रिलीजियस डिफरेंस भी लोगों को अलग कर रहे थे। इसी दौरान 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। आज इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उस बच्चे का नाम था नानक, जिन्हें हम गुरु नानक देव जी भी कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपनी टीचिंग्स के थ्रू एक ऐसा मैसेज दिया जो उस वक्त की सोसाइटी के लिए रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि रब एक है, एक ओंकार, इंसानियत सबसे ऊपर है और कास्ट या रिलीजन के नाम पर लोगों को डिवाइड करना गलत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी एक पावरफुल लाइन आती है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इसका मतलब है कि सब लोग एक ही डिवाइन लाइट से पैदा हुए हैं। अगर सब एक ही सोर्स से आए हैं तो फिर कोई बड़ा या कोई छोटा कैसे हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के दौरान 4 बड़ी उदासीज यानी लॉन्ग जर्नी की। उन्होंने इंडिया, तिब्बत, श्रीलंका और मिडल ईस्ट तक ट्रैवल किया और जहाँ भी गए वहाँ इक्वालिटी, ऑनेस्टी और सेवा का मैसेज दिया। इसी तरह धीरे धीरे पंजाब में एक नई स्पिरिचुअल कम्युनिटी डेवलप होने लगी जिसे लोग सिख पंथ के नाम से जानने लगे। गुरु नानक देव जी के बाद सिख कम्युनिटी को लीड किया 9 सिख गुरु ने। हर गुरु ने सिख सोसाइटी को और थोड़ा ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी स्क्रिप्ट को प्रमोट किया जिससे सिख टीचिंग्स लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। फिर गुरु अमरदास जी ने लंगर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, जहां हर इंसान एक ही पंगत में बैठकर खाना खाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो। इस सिस्टम ने सिख कम्युनिटी को इक्वालिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल बना दिया। फिर आए 5th गुरु, गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया और सिख स्क्रिप्चर्स को कंपाइल करके आदि ग्रंथ का रूप दिया। लेकिन सिख हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1606 में। मुगल एम्परर जहांगीर को सिख कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने गुरु अर्जन देव जी को अरेस्ट करवा दिया। जब गुरुजी ने अपनी टीचिंग्स को बदलने से मना किया तो उन्हें लाहौर में शहीद कर दिया गया। गुरु अर्जन देव जी सिख हिस्ट्री के पहले शहीद बने। इस इवेंट ने सिख कम्युनिटी को डीपली इम्पैक्ट किया। सिख्स को समझ आया कि अगर कम्युनिटी और फेथ को प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी नहीं होगी, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। और यहीं से सिख हिस्ट्री एक नए फेज में एंटर करती है। 6th गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख फिलॉसफी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मीरी और पीरी। मीरी का मतलब है वर्ल्डली अथॉरिटी, पीरी का मतलब है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस फिलॉसफी को सिंबलाइज करने के लिए 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की और एक पीरी की। सिख ट्रेडिशन में एक लाइन आती है जो इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है, देग तेग फतेह। देग यानी लंगर और सेवा, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेग यानी तलवार, जस्टिस और प्रोटेक्शन। इसी दौरान गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त इस्टेब्लिश किया जो सिख पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिंबल बना। उन्होंने सिख वॉरियर्स को ट्रेन करना शुरू किया और सिख कम्युनिटी को सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी किया। ये सिख मिलिट्राइजेशन का बिगनिंग था। अगले कुछ डेकेड्स में मुगल और सिख रिलेशन और टेंस होने लगे, लेकिन सिख हिस्ट्री का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट आया 1699 में, बैसाखी का दिन, अनंतपुर साहिब। हजारों सिख एक जगह इकट्ठे हुए और वहाँ 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने खालसा पंथ का क्रिएशन किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सबके सामने पूछा, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार है, और फिर एक एक करके 5 प्यारे सामने आए। इसी मूवमेंट पर सिख आइडेंटिटी परमानेंटली चेंज हो गई।
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में ही करूँ निवास। खालसा को एक नई आइडेंटिटी दे दी गई, जो सेंट भी थी और सोल्जर भी। सिख ट्रेडिशन में इसे संत सिपाही के कॉन्सेप्ट से डिस्क्राइब किया जाता है। इसका मतलब ये था कि सिख एक ऐसा वॉरियर होगा जो सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि जस्टिस और धर्म के लिए खड़ा होता है। खालसा को डिसिप्लिन देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 किकार इंट्रोड्यूस किए: केश, कंगा, कड़ा, कचहरा और किरपान। ये सिर्फ रिलीजियस सिंबल नहीं थे, ये एक रिमाइंडर थे कि खालसा को हमेशा डिसिप्लिन, करेज और राइटनेस के साथ रहना है। पंजाब ट्रेडिशन में एक पावरफुल लाइन है जो खालसा की स्पिरिट को डिस्क्राइब करती है: राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। उस वक्त शायद किसी को नहीं पता था कि ये लाइन एक दिन हिस्ट्री बन जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख लीडरशिप गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास और खालसा कम्युनिटी के पास आ गई, लेकिन सिख स्ट्रगल खत्म नहीं हुई थी। और इसी वक्त सिख हिस्ट्री में एंटर करते हैं एक वॉरियर जिन्होंने पहली बार सिख पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उनका नाम था बाबा बंदा सिंह बहादुर। ओरिजिनली उनका नाम था माधो दास बैरागी, लेकिन जब वो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी से मिले तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें पंजाब भेजा एक मिशन के साथ, मुगल ऑपरेशन का जवाब देना। और फिर 1709 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में मुगल स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक शुरू कर दिए। उनकी सबसे फेमस विक्ट्री थी बैटल ऑफ समाना 1709। इस विक्ट्री के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के कई रीजन्स पर कंट्रोल स्टैब्लिश किया और एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। उन्होंने फीजुअल लैंड सिस्टम तोड़ दिया और ज़मीन डायरेक्टली फार्मर्स को दे दी। इस तरह पंजाब में पहली बार सिख पॉलिटिकल अथॉरिटी का रियल ग्लिम्स देखने लगा। लेकिन मुगल एम्पायर अभी भी पावरफुल था। 1715 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर कर लिया गया और 1716 में दिल्ली में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। मुगल्स को लगता था कि बाबा बंदा सिंह की डेथ के बाद सिख रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिख हिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई। असल में अभी पंजाब के जंगलों और विलेजेस से सिख वॉरियर्स के छोटे छोटे ग्रुप उभरने वाले थे और यही ग्रुप्स आगे चलकर सिख पावर की फाउंडेशन बनेंगे। हिस्ट्री में इन्हें कहा जाता है मिसल्स। और इन्हीं मिसल्स के बीच एक यंग लीडर उभरेगा जो पंजाब को यूनाइट करके एक पावरफुल एम्पायर बनाएगा। उनका नाम होगा महाराजा रंजीत सिंह, और वहीं से शुरू होगी सिख राज की असली कहानी। सत्रह सौ 16 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद मुगल रूलर्स को लग रहा था कि सिख रेजिस्टेंस अब खत्म हो चुका है। उन्हें लगता था कि सिख मूवमेंट का बैकबोन टूट गया है, लेकिन हिस्ट्री ने बार बार ये प्रूव किया है कि सिख स्पिरिट को दबाना आसान नहीं था। बाबा बंदा सिंह बहादुर की डेथ के बाद मुगल अथॉरिटीज़ ने पंजाब में सिख के खिलाफ एक ब्रूटल कैंपेन शुरू कर दिया। सिख आइडेंटिटी रखना ही एक क्राइम बन गया। कई जगह पर हुक्म दिया गया कि अगर कोई सिख पकड़ा जाए तो उसे तुरंत मार दिया जाए। इस वजह से बहुत से सिख जंगलों, डेजर्ट्स और रिमोट विलेजेस में छुपकर रहने लगे। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था। धीरे धीरे सिख वॉरियर्स ने अपनी फाइटिंग स्ट्रेटजी चेंज कर दी। उन्होंने गरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। छोटे छोटे ग्रुप्स अचानक मुगल पोस्ट पर अटैक करते और फिर फॉरेस्ट या हिल्स में गायब हो जाते। मुगल फोर्सेस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान सिख हिस्ट्री का एक बहुत पेनफुल चैप्टर आया। 1746 छोटा घल्लूघारा। पंजाब के मुगल गवर्नर लखपत राय ने सिख कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने का कैंपेन शुरू किया। थाउजेंड्स ऑफ सिख्स को एक जगह घेर कर मार दिया गया। इस मैसेकर को सिख हिस्ट्री में छोटा घल्लूघारा यानी स्मॉल हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिख रेजिस्टेंस फिर भी ख़त्म नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद हिस्ट्री ने एक और इवन बिगर ट्रेजेडी देखी। 1762 वड्डा घल्लूघारा। इस बार अटैक किया अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। उस वक्त सिख फैमिलीज पंजाब के प्लेन से माइग्रेट कर रही थी जब अफगान आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया। इस अटैक में लगभग 20,000 से 30,000 सिख शहीद हुए। यह सिख हिस्ट्री का सबसे पेनफुल मोमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत रिमार्केबल थी, इतनी ट्रेजिडीज़ के बाद भी सिख स्पिरिट ब्रेक नहीं हुई। पंजाबी ट्रेडिशन में एक वर्ड है जो इस स्पिरिट को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, चढ़दी कला। मतलब हर मुश्किल के बाद भी स्पिरिट हाई रहना, और वही हुआ। मुगल और अफगान इन्वेडर्स को लग रहा था कि सिख पावर ख़त्म हो गई, लेकिन असल में सिख वॉरियर्स और भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे। इसी पीरियड में सिख मिलिट्री स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ जिसे कहा गया दल खालसा।
दल खालसा असल में सिख वॉरियर्स का एक यूनाइटेड आर्मी सिस्टम था। यह आइडिया डेवलप हुआ नवाब कपूर सिंह के लीडरशिप में 18th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में। नवाब कपूर सिंह ने सिख फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें दो मेजर डिवीजन में डिवाइड किया। बुड्ढा दल एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स, तरुणा दल यंग फाइटर्स। तरुणा दल के डिफरेंट ग्रुप्स धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फाइटिंग यूनिट बन गए और इन्हीं यूनिट्स को बाद में कहा गया मिसल्स। मिसल्स एक पर्शियन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है सिमिलर ग्रुप्स। हर मिसल एक इंडिपेंडेंट सिख मिलिट्री थी जिसका अपना टेरिटरी, अपनी आर्मी और अपना लीडर होता था। उस लीडर को कहा जाता था मिसलदार या जथेदार या फिर सरदार जी। 18th सेंचुरी के एंड तक पंजाब में 12 मेजर सिख मिसल्स एक्सिस्ट करती थी। इनमें से कुछ सबसे फेमस मिसल थी आलूवालिया मिसल, जिसका लीडरशिप था जस्सा सिंह आलूवालिया के पास। सुक्कर चक्किया मिसल लेड बाय महा सिंह जी, जिसे लेटर महाराजा रंजीत सिंह जी बिलोंग करते थे। भंगी मिसल उस वक्त के सबसे पावरफुल मिसल्स में से एक। रामगढ़िया मिसल्स लेड बाय जस्सा सिंह रामगढ़िया। कन्हैया मिसल लेड बाय जय सिंह कन्हैया। निकाय मिसल लेड बाय हरि सिंह नकाई। सिंहपुरिया मिसल, करोड़ सिंगिया मिसल, दालेवालिया मिसल और कुछ और भी रीजनल मिसल्स थीं। इन सब मिसल्स का अपना एक टेरिटरी था और कभी कभी ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आ जाती थी। लेकिन जब पंजाब पर एक्सटर्नल थ्रेट आता जैसे अफगान इन्वेशन, तब ये सब एक साथ यूनाइट हो जाती थी। और जब सारी फोर्सेस एक साथ यूनाइट होती थी, उनका कलेक्टिव लीडर अक्सर बनाया जाता था जस्सा सिंह आलूवालिया को। उन्हें सिख कम्युनिटी ने एक टाइटल दिया था सुल्तान उल कौमी। इसका मतलब था लीडर ऑफ द सिख नेशन। जस्सा सिंह आलूवालिया ने अफगान फोर्सेस के अगेंस्ट मल्टीपल कैंपेन लीड किए और सिख यूनिटी मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1760 और 1770 तक सिख मिसल्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने पंजाब के कई मेजर सिटीज़ पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। 1765 में सिख फोर्सेस ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन उस वक्त कोई सिंगल रूलर नहीं था। पंजाब मल्टीपल मिसल्स के कंट्रोल में डिवाइडेड था। इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक लड़का पैदा हुआ जो फ्यूचर में पंजाब की डेस्टिनी चेंज करने वाला था। 13 नवंबर 1780 गुजरांवाला के पास एक सिख फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह सुक्कर चकिया मिसल के लीडर महा सिंह का बेटा था। बचपन में ही उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उनकी एक आँख की रोशनी चली गई, लेकिन उनकी लीडरशिप एबिलिटी बचपन से ही विजिबल थी। जब रंजीत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब उनके फादर महा सिंह की डेथ हो गई और इसी यंग एज में रंजीत सिंह को सुक्कर चकिया मिसल का लीडर बना दिया गया। उनकी पॉलिटिकल राइज में एक और इम्पॉर्टेंट फिगर थी सदा कौर। सदा कौर कन्हैया मिसल की पावरफुल लीडर थी और रंजीत सिंह की मदर इन लॉ भी थी। उन्होंने रंजीत सिंह जी को पॉलिटिकल अलायंस बनाने और पंजाब के मिसल्स को यूनाइट करने में हेल्प की। 18th सेंचुरी के एंड तक पंजाब एक फ्रेगमेंटेड रीजन था। हर मिसल अपनी टेरिटरी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी और रंजीत सिंह जी ने इसी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सिख हिस्ट्री को परमानेंटली चेंज कर दिया। 1799 सिर्फ 19 साल की एज में रंजीत सिंह जी ने एक बोल्ड मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। टारगेट था लाहौर। उस वक्त लाहौर ऑफिशियली भंगी मिसल्स के कंट्रोल में था, लेकिन उनका पावर वीक हो चुका था। रंजीत सिंह ने लाहौर पर मार्च किया और सिटी पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इस विक्ट्री के बाद लाहौर उनका कैपिटल बन गया। ये सिर्फ एक न्यू सिटी कैप्चर नहीं थी, ये एक न्यू एरा की बिगनिंग थी। पंजाब हिस्ट्री में एक लाइन बहुत फेमस है जो रंजीत सिंह के हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है, शेरे पंजाब, पंजाब का शेर। और अब पंजाब को मिल चुका था एक लीडर जो फ्रेगमेंटेड मिसल्स को यूनाइट करके एक पावरफुल एम्पायर बनाने वाला था। और सिर्फ 2 साल बाद 1801 में रंजीत सिंह जी को ऑफिशियली क्राउन किया जाएगा महाराजा ऑफ पंजाब के रूप में, और वहीं से शुरू होगा सिख एम्पायर का गोल्डन चैप्टर। 1799 में लाहौर कैप्चर करने के बाद रंजीत सिंह सिर्फ एक मिसल लीडर नहीं रहे, अब वो पंजाब के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बन चुके थे। लाहौर जो कभी मुगल एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल हुआ करता था, अब सिख पावर का सेंटर बन चुका था। लेकिन रंजीत सिंह जानते थे कि सिर्फ लाहौर पर कंट्रोल कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर पंजाब को ट्रूली यूनाइट करना है तो एक फॉर्मल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी होगी, और इसीलिए आया एक हिस्टोरिकल मूवमेंट। 12 अप्रैल 1801 बैसाखी का दिन लाहौर में एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। सिख कम्युनिटी के इम्पॉर्टेंट लीडर्स और रिलीजियस फिगर वहाँ प्रेजेंट थे। इसी सेरेमनी में साहिब सिंह बेदी,
जो गुरु नानक देव जी के डिसेंडेंट थे, उन्होंने रंजीत सिंह जी को ऑफिशियली क्राउन किया। उस दिन रंजीत सिंह बने महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा ऑफ पंजाब। यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ सिख एम्पायर, जिसे पंजाबी में कहा जाता है सरकारे खालसा। लेकिन रंजीत सिंह का रूल एक ट्रेडिशनल मोनार्की जैसा नहीं था। उन्होंने अपने राज को गुरु ट्रेडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए उन्होंने अपने नाम से कॉइन्स नहीं बनवाए। उन्होंने जो कॉइन्स मिंट करवाए उन पर लिखा होता था देग तेग फतेह, नुसरत बेदरंग, यफ्त अज नानक गुरु गोविंद सिंह। इसका मतलब था कि विक्ट्री और अथॉरिटी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी की ब्लेसिंग से आती है। ये स्टेप दिखाता है कि रंजीत सिंह अपने रूल को पर्सनल पावर नहीं बल्कि खालसा अथॉरिटी का कॉन्टिन्यूएशन मानते थे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने के लिए सिर्फ रिलीजियस लेजिटिमेसी काफ़ी नहीं होती, मिलिट्री पावर भी ज़रूरी होती है। और यहीं पर रंजीत सिंह ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। उस वक्त इंडिया की आर्मीज मोस्टली ट्रेडिशनल स्टाइल में फाइट करती थी, लेकिन यूरोप में नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे और मिलिट्री टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप हो रही थी। रंजीत सिंह ने डिसाइड किया सिख आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाएगा। उन्होंने यूरोपियन फाइटर्स को हायर किया जो आर्मी को ट्रेन करे। इनमें से कुछ फेमस नाम थे जॉन बैप्टाइज वेंटूरा, जॉन फ्रैंकिस अलार्ड और पाओलो एविटेबिले। इन ऑफिसर्स ने सिख आर्मी को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी। इस मॉडर्न आर्मी को कहा जाता था खालसा फौज। अब सिख एम्पायर के पास एक डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री, पावरफुल कैवलरी और मॉडर्न आर्टिलरी भी थी। इसी वजह से सिख एम्पायर की आर्मी उस वक्त इंडिया सब कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक बन गई। पंजाबी ट्रेडिशन में एक लाइन है जो खालसा आर्मी की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसका मतलब था कि खालसा रब का है और विक्ट्री भी रब की ही है। रंजीत सिंह सिर्फ मिलिट्री लीडर नहीं थे बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने पंजाब के अलग अलग मिसल्स को ग्रेजुअली अपने एम्पायर में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। कुछ मिसल्स डिप्लोमेसी से यूनाइट हुई, कुछ मिलिट्री प्रेशर से। 1813 तक ऑलमोस्ट सारी सिख मिसल्स उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। अब पंजाब पहली बार एक यूनिफाइड पॉलिटिकल स्टेट बन चुका था। लेकिन रंजीत सिंह का विजन सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। सबसे पहला मेजर टारगेट था मुल्तान। मुल्तान उस वक्त अफगान इन्फ्लुएंस में था और एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड सिटी भी थी। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली 1818 में सिख फोर्सेस ने मुल्तान को कैप्चर कर लिया। ये विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके बाद अफगान इन्फ्लुएंस पंजाब के ईस्टर्न रीजन से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। फिर सिख एम्पायर की नज़र गई कश्मीर पर। कश्मीर उस वक्त दुर्रानी अफगान्स के कंट्रोल में था और लोकल पॉपुलेशन उनके रूल से काफ़ी डिससेटिस्फाइड थी। 1819 में सिख आर्मी ने कश्मीर पर कैंपेन लॉन्च किया और अफगान गवर्नर को डिफीट कर दिया। इस विक्ट्री के बाद कश्मीर सिख एम्पायर का पार्ट बन गया और फिर रंजीत सिंह ने अपने एम्पायर को वेस्ट की तरफ एक्सपैंड करना शुरू किया। यहाँ पर सिख एम्पायर को फेस करना पड़ा था अफगान फ्रंटियर वॉरियर्स को। इस रीजन में सिख एम्पायर का सबसे लेजेंडरी जनरल उभर कर आया, हरी सिंह नलवा। हरी सिंह नलवा सिख एम्पायर के सबसे फेमस मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे। उन्होंने सिख फ्रंटियर पॉलिसी डिफाइन किया। उनकी लीडरशिप में सिख आर्मी ने अटॉक, पेशावर और खैबर रीजन तक अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया। हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग बात मेंशन होती है कि अफगान ट्राइब्स अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे, चुप हो जाओ नहीं तो हरी सिंह नलवा आ जाएगा। इससे पता चलता है कि फ्रंटियर रीजन्स में उनका नाम कितना पावरफुल था। 1830 तक सिख एम्पायर अपने पीक पर पहुंच चुका था। नॉर्थ में एम्पायर गिलगिट और लद्दाख तक एक्सटेंड करता था, वेस्ट में खैबर पास तक, साउथ में सिंध के डेजर्ट्स तक और ईस्ट में सतलज रिवर तक। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1831 तक सिख एम्पायर की पॉपुलेशन लगभग 4.5 मिलियन थी। ये उस वक्त इंडिया सब कॉन्टिनेंट के मोस्ट पावरफुल रीजनल स्टेट्स में से एक बन चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिख एम्पायर रिलीजियसली डाइवर्स था। इस एम्पायर में सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदूज और मुस्लिम भी हाई पोजीशंस पर सर्व करते थे। रंजीत सिंह का कोड रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस था। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस सिख एम्पायर को वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया मानते हैं। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, हर पावरफुल एम्पायर का एक गोल्डन एज आता है और फिर एक डिक्लाइन भी। और सिख एम्पायर के केस में ये टर्निंग पॉइंट आया 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद पंजाब का पॉलिटिकल बैलेंस ड्रामेटिकली चेंज होने वाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया के बहुत बड़े रीजन्स पर कंट्रोल कर चुकी थी और अब उनकी नज़र थी पंजाब पर। और यहीं से शुरू होता है एक नया कॉन्फ्लिक्ट।
सिख एम्पायर वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर। 1830 तक सिख एम्पायर अपनी पावर के पीक पर था। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को यूनाइट कर दिया था, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था और एक मॉडर्न पावरफुल आर्मी क्रिएट की थी जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक मानी जाती थी। लेकिन हिस्ट्री की एक हार्श रियलिटी है, कई बार एक एम्पायर की स्ट्रेंथ एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर पर डिपेंड होती है और जब वो लीडर चला जाता है तो सिस्टम धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है। सिख एम्पायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 27 जून 1839 इस दिन महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई। उनकी डेथ सिर्फ एक रूलर की डेथ नहीं थी, वो एक्चुअली सिख एम्पायर के पॉलिटिकल बैलेंस का एंड था। रंजीत सिंह अपने मिनिस्टर्स, जनरल और रॉयल फैमिली के बीच एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेंटेन करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद लाहौर दरबार के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गए। उनके सक्सेसर बने महाराजा खड़क सिंह, लेकिन वो अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग रूलर प्रूव नहीं हो पाए। कोर्ट पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज के बीच उनकी पोजीशन वीक होती गई। सिर्फ एक साल बाद 1840 में खड़क सिंह की डेथ हो गई। उनके बाद उनके बेटे नौ निहाल सिंह को सक्सेसर बनाना था, लेकिन डेस्टिनी ने यहाँ भी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिया। जब नौ निहाल सिंह अपने फादर के फ्यूनरल से वापस आ रहे थे तब लाहौर फोर्ट के गेट पर एक आर्क उन पे आ गिरा और उस एक्सीडेंट में वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। कुछ ही वक्त बाद उनकी भी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने लाहौर दरबार को कम्प्लीटली अनस्टेबल बना दिया। अगले कुछ सालों में सिख एम्पायर्स ने रैपिड पॉलिटिकल केओस देखा। कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज, असैसिनेशंस और पावर स्ट्रगल्स कॉमन हो गए। कभी कोई रूलर बनता, कभी कोई रिमूव हो जाता। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट किसने उठाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त तक ब्रिटिश इंडिया के बहुत बड़े रीजन्स पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर चुके थे। पंजाब ही एक ऐसा पावरफुल रीजन था जो बचा हुआ था और अभी तक इंडिपेंडेंट था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स पंजाब की सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने सतलुज रिवर के पास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करनी शुरू कर दी। 1840 तक बॉर्डर पर ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली बढ़ चुकी थी। सिख आर्मी यानी खालसा फौज अभी भी पावरफुल थी, लेकिन लाहौर दरबार की इंटरनल पॉलिटिक्स ने आर्मी के लीडरशिप को वीक कर दिया था। और फिर आया वो मोमेंट जहां कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो गया। 1845 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 1845 में सिख आर्मी ने सतलुज रिवर क्रॉस किया और ब्रिटिश टेरिटरीज के खिलाफ एडवांस किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत रिस्पांस दिया और दोनों फोर्सेस के बीच मल्टीपल्स बैटल हुई। मेजर बैटल्स थी मुड़की, फिरोज शाह, आलीवाल और फाइनली बैटल ऑफ सोबरान 1846। खालसा आर्मी ने इनक्रेडिबल ब्रेवरी दिखाई। कई ब्रिटिश जनरल्स ने भी एक्सेप्ट किया कि सिख सोल्जर्स एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और करेजियस थे, लेकिन सिख लीडरशिप के अंदर बिट्रेयल और मिसमैनेजमेंट भी था। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सिख कमांडर्स के बीच कोऑर्डिनेशन वीक था। बैटल ऑफ सोबरान के बाद सिख फोर्सेस को डिफीट फेस करना पड़ा। इस डिफीट के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिख एम्पायर को अपने कुछ टेरिटरीज ब्रिटिश को देने पड़े और ब्रिटिश ट्रूप्स लाहौर में टेम्परेली स्टेशन किए गए। ऑफिशियली सिख एम्पायर अभी एक्सिस्ट करता था, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद पंजाब के डिफरेंट रीजन्स में रेबिलियन स्टार्ट हो गए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सिख लीडर्स के बीच टेंशन फिर से एस्केलेट हो गए और फिर स्टार्ट हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 तक। इस वॉर में मेजर बैटल्स हुई, रामनगर, चिलिनवाला और फाइनल डिसीजिव बैटल ऑफ गुजरात 1849। इस बैटल के बाद सिख आर्मी को फाइनल डिफीट फेस करना पड़ा और फिर आया वो मोमेंट जिसने सिख एम्पायर का एंड ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। 29 मार्च 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया। इसके साथ ही सिख एम्पायर डिसॉल्व हो गया। पंजाब अब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन चुका था। महाराजा रंजीत सिंह जी के ग्रैंडसन महाराजा दिलीप सिंह, जो उस वक्त सिर्फ एक चाइल्ड रूलर थे, उन्हें थ्रोन से रिमूव कर दिया गया और बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया। और इस तरह एंड हुआ इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट एम्पायर का। लेकिन सिख एम्पायर की लेगेसी सिर्फ उनके फॉल से डिफाइन नहीं होती। महाराजा रंजीत सिंह जी का राज एक रेयर एग्जाम्पल था, जहाँ रिलीजियस टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर एक साथ एग्जिस्ट करते थे। पंजाबी ट्रेडिशंस में एक लाइन आती है जो सिख स्पिरिट को समराइज करती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।
मतलब रब का नाम हमेशा स्पिरिट को हाई रखता है और सबकी भलाई के लिए दुआ करता है। और शायद इसीलिए सिख राज सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं था, वो एक आइडिया था, जस्टिस, करेज और यूनिटी का आइडिया। और इसी आइडिया ने सिख हिस्ट्री को हमेशा के लिए इम्मॉर्टल बना दिया। और इस तरह सिख राज की कहानी एक स्पिरिचुअल मूवमेंट से शुरू होकर एक पावरफुल एम्पायर तक पहुंचती है और फिर 1849 में ब्रिटिश एनेक्सेशन के साथ ख़त्म हो जाती है। आज भी हिस्ट्री के पेजेस में महाराजा रंजीत सिंह जी और सिख राज का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और डीप हिस्ट्री स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं नेक्स्ट कौन सी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल स्टोरी आप देखना चाहते हो। और एक बार फिर से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिस इज़ द अनसीन ऑर्डर।